नमस्कार। मिक्स प्रश्नों की सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है और ये जो क्वेश्चन है वो लगभग मिक्स हैं और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 के अंदर जो किताबें चल रही है उन किताबों से ये संबंधित है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। और दूसरा है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। ठीक है, यानी गेहूं और जौ के फसल के बारे में ये बातें बताई गई है कि सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को मनुष्य ने उपजाया और इनको उपजाने की शुरुआत है वो हिमालय और विंध्य की पहाड़ियों में की गई थी। ये दो कथन अपने को दिए गए हैं। अब इसमें कथन 1, कथन 2 या कथन दोनों या दोनों ही गलत है, क्या है? ठीक है, देखिए इसके अंदर कथन जो ए है, केवल एक, वो कथन सही है। कारण कि मनुष्य ने सबसे पहले आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ को उपजाना शुरू किया था और इन फसलों को उपजाने का कार्य विंध्य की पहाड़ियों की बजाय सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में माना जाता है। इसलिए यहाँ कथन 2 अपना गलत हो जाता है, क्योंकि शुरुआत कहाँ है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलते हैं, जहाँ से प्राचीनतम कृषक बस्ती के अवशेष भी मिले हैं। नवीनतम तथ्य अगर अपन देखें तो चावल उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो संत कबीर नगर के लहुरा देवी स्थान से प्राप्त हुए हैं और ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के माने गए हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास भी हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार गेहूं और जौ की फसल के बारे में इन दो कथनों में अपना पहला कथन सही है कि सर्वप्रथम गेहूं और जौ को उगाया गया था और शुरुआत हिमालय और विंध्य की बजाय, ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों से की गई थी। दूसरा हमारा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। और दूसरा है, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, शायद मेरे ख्याल से ये सबको पता है, फिर भी बता देता हूँ। केवल एक कथन, केवल दूसरा कथन, या एक और दो, दोनों सही है या दोनों ही गलत है। देखिए, इसमें सबसे पहला जो कथन है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो प्राचीनतम जो सभ्यता हम मान रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता है और आज से लगभग 2700 ईसा पूर्व है, या यूँ कहीं लगभग 4700 ईसा पूर्व है, या 4700 वर्ष पूर्व है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे शुरुआती नगर वो विकसित हुए थे। ठीक है, इसलिए सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी गई। एक बात और ध्यान रखें, सिंधु सभ्यता एक प्रचलित नाम है, जबकि इस सभ्यता का वास्तविक नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ है, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई थी। तो हम गंगा नदी की वाली बात माने तो ये सही नहीं है। तीसरा हमारा प्रश्न है, पाषाण युग एवं ताम्र युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पाषाण युग के संदर्भ में देखिए कथन क्या है, पाषाण युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजार का इस्तेमाल करता था। और दूसरा है, ताम्र युग में मनुष्य ने पत्थरों के औजारों के साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये दूसरा प्रश्न है जो किसके संदर्भ में है? पाषाण और ताम्र युग के संदर्भ में।
देखिए यहाँ जो आंसर है वो है सी, कि यहाँ 1 और 2 ये दोनों कथन सही है। ठीक है, यानी पाषाण युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था और ताम्र युग में मनुष्य ने पत्थरों के औजार के साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ दोनों कथन क्या है, सही है। देखो, जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजार का इस्तेमाल करता था तो इतिहास में उस युग को पाषाण युग कहा गया है। और ये पाषाण युग बाद में 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजार के साथ साथ धातु के औजारों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था, तो वो जो काल था वो ताम्र युग या कांस्य युग या ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना गया है। भारत के कई स्थान से हमें उस काल की कुल्हाड़ियाँ, छुरियाँ जो तांबे की, कांसे की बनी है, मिली हैं। और ऐसा ही एक स्थान ब्रह्मगिरी, मैसूर, कर्नाटक के पास है, और नवदा टोली जो नर्मदा तट पर है, ये ऐसे ही क्षेत्र है। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? देखो, मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का इस्तेमाल किया या खोजा वो धातु थी तांबा थी, और बाद में तांबे में अन्य धातुएं मिलाते गए और अलग अलग प्रकार की कई अन्य मिश्र धातुओं का निर्माण उनके द्वारा किया जाता रहा। ठीक है, तो पहली जो बात करें वो क्या है, वो तांबे की है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, अलग अलग नाम दे रखे, हम्पी, वेलूर, श्रीरंगम और भद्राचलम। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के राजा हुए हैं कृष्णदेवराय, जो इतिहास में काफ़ी चर्चित हुए हैं। तो विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ए, हम्पी। हम्पी कहाँ का है? कर्नाटक का क्षेत्र है। ठीक है, तो वहाँ विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ, और इस मंदिर में 56 तक्षित स्तंभों से संगीतमय स्वर निकलने की बात सामने आती है। ठीक है, तो ये है प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर। ध्यान रखें, ये विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य आते हैं, ये सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के काल में निर्मित हुए थे, या यूँ के अस्तित्व में आए थे। अगला अपना प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, वेलूर, श्रीरंगम, हम्पी, भद्राचलम। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हम्पी, विजयनगर में बना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। ठीक है, और यह जो मंदिर उस वक्त बनाए जाते थे, वो मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे, और देवदासियाँ विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करने का कार्य करती थी। तो ये जो देवदासियाँ थी वो मंदिर के कार्यों के लिए समर्पित हुआ करती थी। ठीक है, तो अगला अपना प्रश्न आ रहा है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के केंद्र के रूप में उभरा था? ठीक है, देखिए, हाथी दांत के सामान के लिए, शिल्पकला के लिए, रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए, सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए। तो यहाँ देखिए, उत्तर होगा अपना रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, भी हम जानते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि बंगाल है वो सोने की खान था, तो वाकई उस वक्त खान के रूप में ही था वो। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया। ठीक है, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सके और अपना अस्तित्व गंवाने लगे थे। तो इस प्रकार मुर्शिदाबाद है वो रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो अपना अस्तित्व खोता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? देखिए, अहमदाबाद, सूरत, कराची, मसूलीपट्टनम। ठीक है, देखिए यहाँ सूरत इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो हज यात्री हैं वो माना जाता है कि सूरत से ही रवाना होते हैं, इसलिए इसे ही मक्का का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना 9वां दिया गया अपना, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों से संबंधित निम्न कथन दिए गए हैं जिन पर विचार कीजिए। पहला अपना कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के किसानों पर भारी कर वृद्धि की थी। और दूसरा है, तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया। और तीसरा है, तुगलक के काल में ही दक्षिणी भारत में 2 नए राज्य बहमनी और विजयनगर का जन्म हुआ था। और चौथा इसमें दे रखा है, तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्कों को बंद करवा दिया था। ठीक है, तो यहाँ 4 कथन अपने को उसके काल के दिए गए। हमें पूछा गया कि कौन से सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 और 2। ठीक है, यानी पहला है कि 2 आप में वृद्धि की, और दूसरा है अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया। तो 2 का ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद बनाई गई थी, ना कि दौलताबाद से दिल्ली। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा है कि वो केवल 1 और केवल 3। ठीक है, तो केवल 1 और 3 ये यहाँ सही है। कारण कि तुगलक ने दोआब में किसानों पर भारी कर वृद्धि की, ये बात सही है। और 3 नंबर में दिया गया, तुगलक के काल में ही दक्षिणी भारत में 2 नए राज्य बहमनी और विजयनगर का जन्म हुआ था। ये बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल 1 और केवल 3 जो ऑप्शन दिया गया सी में, वो यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखो ये हुआ क्यों था कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, और वो भारत ही नहीं बल्कि मध्य एशिया पर भी अपनी विजय पताका फहराना चाहता था। और ऐसा करने के लिए उसे एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी। बड़ी सेना के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। अतः उसने किसानों पर, दोआब के क्षेत्र के किसानों पर भारी कर लाद दिया। ठीक है, हालांकि ये उसकी योजना कोई गलत योजना नहीं थी, क्योंकि सल्तनत के काल में हर शासक ने क्या किया है, जब उसे ज़रूरत पड़ी तब तक उसने क्या किया, 2 आब में कर की वृद्धि की है। लेकिन यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक इस मामले में असफल रह गया, कारण कि उसने जिस समय दोआब में कर की वृद्धि की थी उस वक्त दोआब के आर्थिक हालात खराब थे, क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ चुका था। और जब तक मोहम्मद बिन तुगलक को पूरी स्थिति का पता चलता तब तक प्रजा में वो अलोकप्रिय हो चुका था। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? ठीक है, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अपने बाजार सुधारों के लिए विशेष रूप से सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिया जाता है। ठीक है, उसने बाजार सुधार के लिए भरपूर प्रयास किया था। उसका मेन उद्देश्य क्या था कि जिसकी जो विशाल सेना है उसके लिए कम मूल्य पर वस्तुओं की या चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दिल्ली को ही इसका लाभ मिल गया था। अगला प्रश्न है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? देखिए, पहले वाला ही ये प्रश्न आ गया है, यानी किस बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो निश्चित तौर से ये शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी पहले जैसे मैंने बताया है कि उसने मूल्य नियंत्रण इसलिए किया ताकि सेना को कम वेतन दे के भी राजी रखा जा सके, इसलिए उसने हर चीज़ का मूल्य निश्चित कर दिया और कोई बेईमानी नहीं कर रहा है इसकी जांच पड़ताल के लिए उसने गुप्तचरों का जाल बिछा दिया, जिसके कारण
हर आदमी या हर व्यक्ति चौकन्ना रहता और उसको ये लगता था कि उसको सामने आने वाला व्यक्ति शायद गुप्तचर होगा। तो इसलिए दिल्ली की बड़ी विशाल जनता को, सेना को आराम से कम मूल्य में वस्तुओं को मिलना सुनिश्चित हो गया था। ये थी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। इसी के साथ आज का ये पार्ट समाप्त करते हैं। धन्यवाद।